तो हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी में हमने देखा कि इस चैप्टर में हमको एक तो देखना है इंडिविजुअल लेवल पे इकोलॉजी, और एक हमको देखना है पॉपुलेशन पर इकोलॉजी। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल इकोलॉजी में बात शुरू किया था, और इंडिविजुअल इकोलॉजी में बताया कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने सराउंडिंग से लगातार इंटरेक्ट होता है, लगातार उसका जैसा सराउंडिंग है उससे वो लगातार इंटरेक्ट करता है। तो आखिर ये सराउंडिंग क्या है? एक इंडिविजुअल जहां रहता है उस जगह को तो हमने हैबिटेट बोलते हैं। उसका सराउंडिंग क्या है एक्चुअल में? हैबिटेट, उसकी रहने की जगह। जहां वो रहता है वहीं से तो वो इंटरेक्शन करेगा। तो किसी भी इंडिविजुअल का हैबिटेट एक यूनिक होता है। किसी को ठंडी जगह पे रहना पसंद है, किसी को गर्म जगह पे रहना पसंद है, किसी को डेजर्ट में रहना पसंद है, किसी को पानी के अंदर रहना पसंद है। अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। वो प्लांट्स हो सकते, वो एनिमल हो सकते, कोई भी, एनी वन इंडिविजुअल इट हैव अ यूनिक हैबिटेट। और किसी भी इंडिविजुअल का जो हैबिटेट है उसको बनाने में 4 फैक्टर ही इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी भी एक प्लेस का हैबिटेट फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं। वो केवल 4 फैक्टर हैं। हमने बात किया था टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। एक एक फैक्टर की हम बात करने वाले हैं यहां। दूसरा है हमारा वाटर, ये भी हैबिटेट बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तीसरा हम बात करेंगे लाइट, और चौथा हम बात करेंगे वहां की सॉइल। अगर ये 4 फैक्टर आपको समझ में आए तो इन्हीं से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं सभी इंडिविजुअल्स, और इंटरेक्शन को समझना ही इकोलॉजी कहलाता है। इंटरेक्शन को समझना ही इकोलॉजी। तो एक सिंगल इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कैसे प्रभावित होता है सराउंडिंग से, ये ही समझना इंडिविजुअल इकोलॉजी है। तो किसी भी इंडिविजुअल का सराउंडिंग मतलब उसका हैबिटेट, हैबिटेट मतलब ये 4 फैक्टर वहां कैसे हैं, जैसे ये फैक्टर होंगे उसी के हिसाब से वहां पर इंडिविजुअल पाए जाएंगे। कहीं पे लो टेम्परेचर होगा, कहीं हाई टेम्परेचर होगा, कहीं पानी फ्रेश वाटर होगा, कहीं सैलाइन वाटर होगा, कहीं लो इंटेंसिटी की लाइट आएगी, कहीं बहुत छाया वाली लाइट मिलेगी। इवन अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज करते हैं कुछ इंडिविजुअल। सॉइल, यहाँ पे मिनरल्स क्या है, पीएच क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, परकोलेशन क्या है। अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स को ये सब अलग चाहिए। इन चारों का ओवरऑल कंपोजिशन जब फेवरेबल हो जाता है वहीं पर एक इंडिविजुअल अपना हैबिटेट बना लेता है। ये चारों चीज उसको अच्छी चाहिए। जिस जगह पर ये चारों चीज अच्छी मिलेंगी वहीं पर इंडिविजुअल अपना हैबिटेट बना लेता है। यही हमको समझना है। तो देखते हैं आखिर टेम्परेचर कैसे इंडिविजुअल को प्रभावित करता है। एक एक की बात करते हैं अभी। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। तो आपने अगर ज्योग्राफी में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है, हाँ मैं थोड़ा अर्थ जैसे भी बना दिया, ये बीच में इक्वेटर है, और इधर आपका 23/2 और नीचे भी आपका 23/2। यहां ये वो इलाका है जहां पर सनलाइट की रेडिएशन कभी न कभी सीधी डायरेक्ट एकदम सिर के ऊपर आती है। इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इस एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। ये बहुत हॉट होता है, यहाँ ज्यादा सनलाइट होती है, टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ बरसात भी ज्यादा होती है। ये वो इलाका है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। 66.5 पे जाइए, इधर 66.5, इधर भी जाइए 66.5 पे।
ये वाला जो इलाका है यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। ये जो इलाका है यहाँ ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, इसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट एरिया। और टेम्परेट एरिया में ही सीजन या मौसम बनते हैं। सीजन यहीं पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे तो लगभग साल भर एक जैसा क्लाइमेट बना रहता है, लगभग ज्यादा कोई सीजन में चेंज नहीं होता। यहाँ पर सीजन होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर टेम्परेट एरिया। और ये आपका पोलर एरिया है। ये हमेशा ठंडा बना रहता है, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। क्यों? क्योंकि यहाँ सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है। ये आपका पोलर एरिया, फ्रॉजिड जोन इसको हम बोलते हैं। पोलर एरिया, फ्रॉजिड जोन, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो हम अगर सबसे पहले बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो अगर आप ग्लोब पर किसी भी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जब देखते हैं, तो जहां ज्यादा टेम्परेचर है, ये वाला जो एरिया है, एक्चुअली यहां ज्यादा सनलाइट भी है। इस एरिया में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। इस इलाके में यहां सबसे घने जंगल इसी इलाके में पाए जाते हैं। क्या कारण है, क्यों यहां ज्यादा पाए जाते हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। यहां पर कुछ आइडियल कंडीशन होती हैं जो मेंटेन करती है। यहाँ स्पीसीज रिचनेस भी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर सबसे घने जंगल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इसी एरिया में है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे घना जंगल है। हमारा भी इंडिया का आधा पार्ट इसी एरिया में आता है, आधा पार्ट टेम्परेट में आता है। तो हमारे पास भी कुछ एरिया है इस ट्रॉपिकल एरिया का। चलिए हम तो सीधा सीधा बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर की बात करते तो हर एक इंडिविजुअल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। ना उसको ज्यादा गर्मी चाहिए, ना ज्यादा टेम्परेचर हाई चाहिए, ना ज्यादा लो चाहिए। हर इंडिविजुअल का जो टेम्परेचर है उसको सहन करने की पावर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कुछ इंडिविजुअल हैं जो हाई टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो लो टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं। हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। इक्वेटर पर सबसे हाई टेम्परेचर रहता है। ये हमारी अर्थ का था। अब यहां पर ये एक बात आती है, मैं आपको बोल रहा था कि हर एक इंडिविजुअल एक फिक्स टाइप के टेम्परेचर पे रहना पसंद करता है। जिस पे वो रहना पसंद करता है, जहां एफिशिएंसी से वर्क करता है, उसको हम ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमल टेम्परेचर, अलग अलग इंडिविजुअल का ये ऑप्टिमल टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब आप देखिए कि मैंगो ट्री, अगर आपसे पूछा जाए मैंगो ट्री कभी भी कनाडा में नहीं पाया जाएगा। कनाडा में क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि मैंगो ट्री को जो टेम्परेचर चाहिए कनाडा में वो टेम्परेचर नहीं है। कनाडा में तो बहुत लो टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर का ही कमाल है। अदरवाइज ये मैंगो ट्री कनाडा में भी पाया जा सकता था। कनाडा में मैपल ट्री पाए जाते हैं, वो हमारे इधर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इधर हाई टेम्परेचर है। ये सवाल पूछा जाता है, व्हाई मैंगो ट्री कैन नॉट बी फाउंड इन द कनाडा। आंसर आएगा टेम्परेचर। कुछ और आंसर मत दे देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए स्पेशल मैंगो का एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल आपको जो बहुत बार पूछा जाता है वो है व्हाई स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड एक्चुअली जहां बर्फ गिरती है वहां लियोपार्ड होते हैं। हाँ, वो कभी भी केरल में नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि केरल में हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं। इसलिए स्नो लेपर्ड कभी भी केरल में नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, तीसरा जो एग्जाम्पल है, एक मैंगो ट्री याद रखना है, एक स्नो लियोपार्ड याद रखना है, एक हमको याद रखना है टूना फिश।
टूना फिश जो है वो हमारा जो समुद्र है उसमें ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो गर्म पानी जहां पे रहेगा उसी जगह पर ये पाई जाती है। इट इज रेयरली फाउंड टुवर्ड्स द पोल, इधर नहीं मिलेगी, टूना फिश यहीं पाई जाएगी। देखिए एक्वेटिक एनिमल के लिए भी पानी का टेम्परेचर प्रभावित करता है। पोलर एरिया में पानी बहुत ठंडा है, इधर इक्वेटर पे पानी बहुत गर्म है। टूना फिश हमेशा ट्रॉपिकल एरिया में ही पाई जाएगी क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन है। आखिर ये इंडिविजुअल टेम्परेचर के प्रति ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर चल रही होती है बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस। हर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर क्या चलती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और हर लिविंग की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कोई ना कोई एंजाइम। और एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन बड़ी ही सेंसिटिव होती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ तो एंजाइम काम नहीं करते, एंजाइम काम करना प्रभावित हो जाएगा और इंडिविजुअल का रहना उस जगह पर मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए एक इंडिविजुअल उसी जगह पर रहता है जहां उसकी बॉडी के एंजाइम्स एफिशिएंटली काम करते हों। हमने देखा था थर्मस एक्विटिकस नाम का बैक्टीरिया, उसके एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में काम करते हैं, वो वहां के लिए फिट है। हम देखते हैं कुछ एनिमल एकदम पोलर एरिया में रहना पसंद करते हैं, वो वहां के लिए फिट है। तो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सबका अलग अलग नेचर है। किसी का बॉडी किसी को एक्सेप्ट करता है, किसी का किसी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी अगर वो टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक भी वो रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल या प्लांट दुनिया में हर जगह पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग इसी रेंज में हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगभग मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो 20 से 25 या 0 से 10 या 40 से 45, अगर ये बहुत नैरो रेंज पर ही सरवाइव करते हैं तो ये दुनिया में ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। वो केवल उस जगह पाए जाएंगे जहां वो टेम्परेचर उनको मिलता हो। तो अगर एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, तो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि वो कितना टेम्परेचर को सहन कर सकता है। जो ज्यादा रेंज तक सहन करेगा वो दुनिया में कहीं पर भी पाया जा सकता है। जो बहुत कम रेंज को सहन कर पाता है वो बहुत लिमिटेड एरिया में पाया जाता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बात समझ में आ रही होगी। जिनकी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी होती है उनको हम इकोलॉजी में बोलते हैं यूरीथर्मल एनिमल। यूरीथर्मल एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पाया जाता है। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन करते हैं उनको बोलते हैं स्टीनोथर्मल। देखिए थर्मल का मतलब तो टेम्परेचर हो गया, आपको दो ही नाम तो याद रखने, स्टीनो और यूरी, बस दो नाम याद रखने। यूरी थर्मल, द एनिमल्स विच हैव वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस पावर रिगार्डिंग द टेम्परेचर, और स्टीनोथर्मल विच कैन नॉट टॉलरेट बियॉन्ड द लिमिट। उनका एक फिक्स लिमिट है, बस उसी रेंज में वो सहन कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर कैसे एक लिविंग्स को प्रभावित करता है आपको समझ में आया होगा। ऐसे भी इंडिविजुअल पाए जाते हैं जो यूरीथर्मल होते हैं, ऐसे भी इंडिविजुअल पाए जाते हैं जो स्टीनोथर्मल होते हैं। यूरीथर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन इस ग्लोब पर लगभग हर जगह पाया जाएगा और स्टीनोथर्मल केवल एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में ही सीमित रहेंगे, वो हर जगह नहीं फैल सकते। तो ये हो गया हमारा कि एक इंडिविजुअल टेम्परेचर से कैसे इंटरेक्ट करता है और आखिर क्यों करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं वाटर।
अगला हमारा क्या है, वाटर। अब आप बताइए क्या लाइफ पॉसिबल है पानी के बिना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है वाटर। अगर सेल के अंदर पानी नहीं है तो सेल कुछ नहीं कर सकती, वो डेड हो जाएगी। बिन पानी सब सून, बार बार यही मैं बोलता हूं। और जो फर्स्ट लाइफ थी, फर्स्ट जो लाइफ थी वो पानी के अंदर ही इवॉल्व हुई, ऐसा हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था। इवोल्यूशन जब हुआ लाइफ का इस अर्थ के ऊपर, तो पहली लाइफ कहां बनी? वो पानी के अंदर ही बनी। पानी से धीरे धीरे प्लांट बाहर आए। जब प्लांट बाहर आए तो एनिमल भी बाहर आए धीरे धीरे। पहले प्लांट बाहर आए, ध्यान देना, फिर बाद में एनिमल बाहर आए। तो ये उनकी कैपेसिटी थी कि वो कितनी देर बाहर रह सकते हैं। धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, उन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज किया, और फाइनली वो टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हो गए। अब वो पानी में उनको जाना जरूरी नहीं रहा, वो जमीन पर भी अपना सरवाइव करते रहे। तो इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे कुछ ऐसे एडेप्टेशन डेवलप होते चले गए इंडिविजुअल में, जो अब पानी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। हालांकि पानी तो उनको चाहिए, जमीन के ऊपर हैं, उनको भी पानी चाहिए, बिना पानी के कुछ नहीं होता। लेकिन आप देखते हैं डेजर्ट में बहुत कम पानी में भी प्लांट और एनिमल सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन उन्होंने कुछ ऐसे एडेप्टेशन डेवलप कर लिए कि वो कम पानी में भी अपना काम चला लेते हैं। हम एडेप्टेशन की बात करेंगे कि इंडिविजुअल अगर एडेप्टेशन नहीं कर पाएगा तो उस जगह पर वो रह नहीं सकता, वो सरवाइव नहीं कर सकता। हम अगले टॉपिक में एडेप्टेशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करें कि चलो जमीन पर अगर लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कुछ है तो वो पानी है। जहां ज्यादा पानी होगा वहां ज्यादा इंडिविजुअल पाए जाते हैं, जहां कम पानी होता है वहां कम इंडिविजुअल पाए जाते हैं। हमने हमारी हिस्ट्री में भी पढ़ा, जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो नदियों के किनारे पे ही हुई, क्योंकि हर इंडिविजुअल को पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या सभी जगह पानी का क्वालिटी एक ही जैसा है? नहीं, हर जगह के पानी की क्वालिटी भी अलग अलग है। कई बार पानी के अंदर हम बात करते हैं पीएच वैल्यू अलग अलग है, कई बार हम बात करते हैं उसमें मिनरल्स का कंपोजिशन अलग अलग है, कई बार हम बात करते हैं उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो पानी तो है, लेकिन एक इंडिविजुअल उसी पानी को यूज करता है जो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, जिसे वो यूज कर सकता है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मिनरल्स को भी एडेप्ट कर लेते हैं। वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन दे कैन टॉलरेट। तो यहां पर अगर वो वाइड रेंज को कर पाएंगे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अगर अपनी बॉडी में यूज कर पाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं हाइपर सैलाइन या यूरी हेलाइन। एक ही बात है, इसको यूरी हेलाइन कहना ज्यादा ठीक है। यूरी हेलाइन are individuals which have the power to tolerate high concentration of salt. यूरी हेलाइन, और जो बहुत कम सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर पाते हैं, जिनका वाइड रेंज की बजाय नैरो रेंज होता है, उसको हम बोलते हैं स्टीनो हेलाइन। बिल्कुल वही बात है जो टेम्परेचर में थी, स्टीनो हेलाइन। वहां थर्मल था, यहां हेलाइन है। हेलाइन मतलब सॉल्ट। अपन ने एक पढ़ा था हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स ट्री पड़े थे जिनमें रेस्पिरेशन के लिए रूट ऊपर निकल के आ जाते हैं, वो हेलोफाइट्स प्लांट ही तो थे। हाँ, दलदल में उगने वाले पौधे थे जहां बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट था। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंज दे कैन टॉलरेट। On the basis of this, there are two type of livings. One are the euryhaline and another are the stenohaline. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉल्ट कितना सहन कर पाएंगे,
उसके आधार पे लिविंग्स दो तरह के हो गए, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। और ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि हर एक हैबिटेट के लिए वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, और कोई भी इंडिविजुअल उसी जगह पर अपना हैबिटेट बनाएगा जहां उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से, जिसका सब कुछ कंपोजिशन अच्छा है, वो पानी ही वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल। अब हम बात करेंगे कि थर्ड जो हमारा है लाइट। एक लाइट कैसे हैबिटेट बनाता है और इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। चलिए लाइट में बात करते हैं। सबसे पहले तो सीधा सीधा बात करते हैं कि लाइट चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस, जहां ज्यादा लाइट होगी वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहां ज्यादा फूड होगा, जहां ज्यादा फूड होगा वहां ज्यादा एनिमल भी पाए जाएंगे। इसका मतलब इक्वेटर पे अगर ज्यादा लाइट है तो वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहां ज्यादा टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। ये बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लीजिए। अब कई प्लांट ऐसे हैं, मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं कि लाइट से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, तो कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लोरिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम का लाइट ड्यूरेशन आवश्यक होता है। हमने क्लास 11th में पढ़ा था फोटो पीरियोडिज्म, याद आ रहा है आपको? फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है कि कुछ प्लांट में फूल जब तक नहीं आते जब तक कि उनको एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन का सनलाइट नहीं मिल जाता। तो ये लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर आने के लिए प्लांट्स में। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जिनको अपने अंडे देने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट चाहिए। बहुत सारी फिश में ऐसा देखने को मिलता है, जब लंबे दिन आते हैं तो उनमें अंडे देते हैं। कई एनिमल ऐसे होते हैं जब छोटे दिन आते हैं तब फिर वो अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइट का सीधा सीधा रिलेशन है रिप्रोडक्शन के ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल्स को आगे ग्रो करने के लिए। कई सारे एनिमल में लाइट दिन और रात बनाने का काम करते, कब सोना है कब जगना है, कब सोना है कब जगना है, ये उनका जो टाइम है। और कई एनिमल में माइग्रेशन देखने को मिलता है। माइग्रेशन, सर्दी पड़ती है तो माइग्रेट करके कहीं चले जाएंगे, गर्मी पड़ती है तो फिर माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये इंडिविजुअल लगातार इस सनलाइट से भी प्रभावित होते रहते हैं। अब मैं एक और बात करूं, क्या लाइट केवल टेरेस्ट्रियल लाइफ को ही प्रभावित करती है कि एक्वेटिक लाइफ को भी प्रभावित करती है? ये हमको थोड़ा देखना है। अब एक्वेटिक लाइट, मान लीजिए एक समुद्र है बहुत गहरा, हाँ, अब उसमें सनलाइट आ रही है तो सनलाइट आती है तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नीचे गहराई तक लाइट पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचती। बहुत गहराई तक लाइट नहीं पहुंचती। और नीचे भी कुछ ना कुछ प्लांट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम बात करें तो लाइट जो है नीचे समुद्र के नीचे गहराई पे तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन वहां पर भी कुछ एल्गी होती हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं। हाँ, तो ये आखिर कैसे फोटोसिंथेसिस करते होंगे ये प्लांट्स? तो इसके लिए जब हमने देखा कि ये जो लाइट है आपका, इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहां तक पहुंच जाता है, अल्ट्रावायलेट वाला लाइट, और इसको ये यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। जनरली हम जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करते हैं तो आपको याद होगा क्लास 11th का P680 और P700, लगभग हम ब्लू और रेड कलर की लाइट को यूज करते हैं, और हमारे ये क्लोरोफिल पिगमेंट इलेक्ट्रॉन इमिट करते थे। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली हम विजिबल जो रेंज है उसी को यूज करते थे फोटोसिंथेसिस में, लेकिन यहाँ पे जो एल्गी हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट में भी अपना फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। ये इनका एडेप्टेशन है।
ये इंडिविजुअल हैं जो इस जगह पर भी सरवाइव करते हुए पाए जाते हैं। खास तौर पे यहाँ पाई जाती हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी के पास ये पावर है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को भी यूज कर पाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको दिमाग में डालना था कि लाइट कैसे प्रॉब्लम करती है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो घने जंगल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं, और उन बड़े बड़े पेड़ पौधों में नीचे अगर हम बात करते तो सनलाइट आती ही नहीं है ग्राउंड के पास, तो पूरी की पूरी लाइट घने पेड़ ऊपर ही रोक लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे जमीन पर जो छोटे छोटे पेड़ हैं, घास लगी है, वो आखिर कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? एक्चुअली वो इतनी जो थोड़ी बहुत छाया जैसी जो भी आएगी लाइट, उस लो इंटेंसिटी की लाइट में भी इनके पास पावर है, एडेप्टेशन है। केवल कुछ स्पेसिफिक प्लांट वहां पर ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल है, किसी को तो तेज सनलाइट चाहिए, किसी को एकदम शेडो चाहिए, और कोई कोई तो अल्ट्रावायलेट लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और लाइट कहीं ना कहीं हमारे रिप्रोडक्शन को, फ्लावरिंग को, उसको भी प्रभावित करती है। लाइट का प्रॉपर इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को प्रभावित करता रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं सॉइल। सॉइल भी हैबिटेट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है सॉइल। और सॉइल किसी भी प्लेस की कैसी होगी, ये डिपेंड करेगी कि वो सॉइल आखिर कैसे बनी। क्या वो कहीं से बह के आई हुई है, या फिर वो वहां पर मौजूद रॉक के टूटने से ही बनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो सॉइल अगर जिस रॉक से टूटी, उस रॉक में जैसे मिनरल्स होंगे, वही मिनरल्स तो उस सॉइल में पाए जाएंगे। तो कहीं की रॉक में कोई सा मिनरल्स ज्यादा है, कहीं की रॉक में कोई सा मिनरल्स ज्यादा है, इसलिए सॉइल की कंपोजिशन भी अलग अलग होगा। सॉइल के पार्टिकल की साइज कैसी है, सॉइल में मिनरल्स कैसे हैं, सॉइल की पीएच वैल्यू कैसी है, ये कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक प्लांट को ही वहां ग्रो करने का मौका देगी। हर तरह की सॉइल में हर तरह का प्लांट ग्रो करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जहां टॉप फर्टाइल अच्छी क्वालिटी की सॉइल होगी वहां ज्यादा प्लांट्स पाए जाएंगे, जहां खराब सॉइल होगी वहां प्लांट्स बहुत कम पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पे कुछ इकोलॉजी से दो शब्द भी आपको जानना जरूरी है। एक होता है परकोलेशन, परकोलेशन, और दूसरा शब्द होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये दो शब्द बिल्कुल समझ लीजिए, काम आएंगे, हमारे प्रैक्टिकल में भी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देखिए एक सॉइल है, सॉइल के ये पार्टिकल की साइज है, ये मान लीजिए मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, और एक जगह बिल्कुल बारीक बारीक ये पार्टिकल्स हैं सॉइल के। अब दोनों के ऊपर आप पानी डालिए तो आप देखिए इनमें से पानी निकलते निकलते नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, और सॉइल के अंदर नीचे वो ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया इसका परकोलेशन। परकोलेशन मतलब कितनी आसानी से वो सीपेज होके अंडरग्राउंड हो जाएगा पानी, और एक जहां पे बहुत पतले पतले पार्टिकल्स है वहां पे पानी ऊपर ही भरा रह जाएगा। तो जिसकी परकोलेशन ज्यादा होगी उसका पानी नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और सॉइल में पानी बहुत कम रहेगा, और जिसकी परकोलेशन कम रहेगी पानी वहीं सॉइल में ही अटक जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो ये पानी का रुकना कहलाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और पानी का सीपेज होके नीचे डीप में चले जाना ये कहलाता है परकोलेशन। ये डिपेंड करता है कि सॉइल के पार्टिकल की साइज कैसी है और क्या उसमें कुछ ह्यूमस वगैरह भी मौजूद है कि नहीं। आप जो नदी से सैंड निकलता है, बजरी जिसको बोलते हैं, आप उसकी और खेत की मिट्टी की दोनों पे पानी डालिए, बजरी का पानी पूरा नीचे चला जाएगा और खेत की मिट्टी में पानी भरा रह जाएगा। तो अलग अलग प्लेस की सॉइल की परकोलेशन अलग अलग होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। जो धान का खेत है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ रुका हुआ चाहिए हमें। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि अगर पानी ज्यादा रुकेगा तो मर जाएंगे, वहां पे परकोलेशन ज्यादा होना चाहिए।
सॉइल का कलर भी अलग अलग देखने को मिलता है, जो बनता है उसके अंदर मौजूद डिफरेंट मिनरल्स से। और खासतौर पे सॉइल एकदम प्लेन मैदान है या उबड़ खाबड़ जमीन है तो उससे भी वहां का जो प्लांट है, वेजिटेशन है, वो प्रभावित होता है। प्लेन मैदान में आसानी से पौधे उग सकते हैं, वहां ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, आसानी से इंडिविजुअल जो प्लांट है वो सरवाइव कर सकते हैं। और जिसकी स्ट्रक्चर कुछ उबड़ खाबड़ है वहां पर बहुत अच्छे पेड़ कभी भी नहीं पाए जाएंगे, वहां बहुत कम प्लांटेशन पाया जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब सॉइल की बनावट। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? सॉइल की बनावट कैसी है, वो एक ही जैसा प्लेन मैदान है कि उबड़ खाबड़ है कि कैसा है। तो ये बहुत सारे ऐसे सॉइल के फैक्टर है जो इंडिविजुअल को प्रभावित करते हैं। जहां अच्छी सॉइल होगी वहां ज्यादा प्लांट रहेंगे, जहां ज्यादा प्लांट रहेंगे वहां ज्यादा फूड बनेगा और ज्यादा एनिमल वहां पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर थे, मैंने काफी कुछ इनको समझाने का प्रयास किया। हमारे टेम्परेचर और लाइट ये एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर और लाइट अलग अलग टाइप से इंडिविजुअल को प्रभावित करती है। हमारे पास सॉइल था, हमारे पास वाटर था। ये चारों ही किसी भी हैबिटेट को बनाने में इनका ही रोल है। जहां पर ये चारों ऑप्टिमल कंडीशन में पाया जाएगा, इंडिविजुअल वहीं पर अपना हैबिटेट बनाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब ठीक है, हर जगह ये चारों चीज एक जैसी कभी भी नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि हमारी अर्थ पर वेदर पाए जाते हैं, सीजन होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन लगातार चेंज होती रहती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन लगातार चेंज होती रहती है। अभी आप देख रहे हैं सर्दी पड़ रही है, कुछ दिन बाद यहाँ गर्मी पड़ेगी, कुछ दिन बाद यहाँ बरसात हो जाएगी। ऐसे ही लगभग हर जगह ये जो चारों जो फैक्टर हैं जो हैबिटेट बनाते हैं उनमें लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। और उन परिवर्तनों के अगेंस्ट में उस इंडिविजुअल को यहाँ रेस्पॉन्स करना है, प्रतिक्रिया करनी है, उसको या तो टॉलरेट करने का कोशिश करना है, नहीं तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने का कोशिश करना है। वो लगातार इंटरेक्ट करता है इस चारों चीज से अपने आप को मेंटेन करने के लिए। वो जो इंटरेक्शन है कैसे करता है एक इंडिविजुअल, वो हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन के अंतर्गत। और हम बात करेंगे यहां पर कि वो इंटरेक्शन करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा एक बचा है, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एक इंडिविजुअल कैसे रेस्पॉन्स करता है इन अबायोटिक फैक्टर के लिए। जब ये चेंज होते हैं, अलग अलग मौसम बनते हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, लाइट में चेंज आता है, सॉइल हालांकि ज्यादा चेंज नहीं होती फिर भी सॉइल की फर्टिलिटी में भी चेंज आता है, पानी कभी ज्यादा होता है कभी पानी कम होता है। तो हाउ द इंडिविजुअल्स विल रेस्पॉन्स अगेंस्ट द फैक्टर, दैट इज द इंडिविजुअल लेवल इकोलॉजी। तो कल हम इसके बारे में